हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉरिक्स। और आज जो है आपको पता होगा कि लास्ट ईयर जब यूपी जुडिशरी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो उसमें 9 माइनर एक्ट्स को जोड़ा गया है। वो 9 माइनर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ना ही केवल यूपी जुडिशरी में, अदर स्टेट्स के जब हम जुडिशरी एग्जाम्स देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं उन एक्ट्स में से कोई एक दो एक्ट, तीन एक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो वो 9 माइनर एक्ट जो उसमें जुड़े हैं, वो 9 माइनर एक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो है हम लोग कौन सा एक्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग जो है पॉक्सो 2012 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 शुरू करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सबसे पहली चीज तो किसी भी एक्ट को शुरू करने से पहले हमें उस एक्ट का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। ठीक है? बिना उस एक्ट के बैकग्राउंड जाने बगैर अगर हम पढ़ना शुरू कर दिए तो मतलब कि हमें उसकी हिस्ट्री नहीं पता, यानी कि क्या पर्पस था इस एक्ट को बनाने के पीछे, क्यों जरूरत पड़ी कि हमें ये एक्ट बनाना पड़ा, तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बिहाइंड जो ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट निकलेगा कहां से। जैसा कि हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको मदर ऑफ ऑल लॉज कहते हैं। ठीक है? ये सारे लॉज की जननी है, यानी कि मदर ऑफ ऑल लॉज। तो जाहिर सी बात है कि मदर ऑफ ऑल लॉज कहने के पीछे यहां पे यही पर्पस रहा होगा कि सारे लॉज जितने भी पास होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। किसी भी एक्ट को ले लेंगे आप तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसे ही इसे मदर ऑफ लॉज नहीं कहा गया है, मदर ऑफ ऑल लॉज इसलिए कहा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी अदर एक्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनका ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकल के आ रहा है। ठीक है? तो ऐसे ही पॉक्सो जो हम आज देखने जा रहे हैं, पॉक्सो 2012, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन से जुड़ा हुआ है इनडायरेक्ट वे में, वो अभी हम पहले देखते हैं। ठीक है? तो उसी से हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड निकल के आएगा एक तरीके से, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, यानी इस एक्ट को बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है ये हमें पता चल जाएगा। तो लेट्स सी, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स देखते हैं तो वहां पे आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को देखेंगे सबसे पहले। ठीक है? इस एक्ट को बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट जो है उसकी पहली थ्रेड अगर हम जोड़े तो वो थ्रेड निकल के आएगी आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से। ठीक है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है अब ये देख लेते हैं। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कुछ स्पेशल बात करेगा स्पेशल लोगों के बारे में, और वो स्पेशल लोग कौन है? वुमेन और चिल्ड्रन। अब यहां पे ये लोग को स्पेशल दर्जा क्यों दे दिया गया, अभी बताता हूं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में वुमेन और चिल्ड्रन के बारे में कुछ स्पेशल बात करी गई, तो इनको स्पेशल दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी से आते हैं उसका प्रीवियस पास्ट जो है वो बहुत गड़बड़ रहा है। इस पास्ट में वुमेन्स और चिल्ड्रन, ये दोनों जो है ना, ये वुमेन्स और चिल्ड्रन, इन दोनों की बहुत, एक तरीके से कह सकते हैं, इन लोग को प्रताड़ित किया गया है। ठीक है? इन लोग को हरास किया गया है एक तरीके से। इसीलिए इनको जो है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरह ट्रीट किया जाता है आज की जनरेशन में, और ये गैप जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है? इन्हीं गैप को फुलफिल करने के लिए ही ये सारे चीजों को रखा गया है कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। क्यों? क्योंकि इनका पास्ट में बहुत बुरा कंडीशन रहा है। जैसा कि हमें पता है पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, और उसमें जो है इनको वल्नरेबल सेक्शन, आज भी इनको वल्नरेबल सेक्शन की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है कहीं ना कहीं।
और कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कैसे ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। तो इसलिए इनको जो है स्पेशल दर्जा मिला। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता क्या है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 डायरेक्ट मेंशन कर रहा है कि इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, इनके बेटरमेंट के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाया यानी स्पेशल एक्ट बनाया जा सकता है। इस चीज का परमिशन दे रहा है एक तरीके से। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो ये कह दे रहा है कि ये जो सेक्शन है ना सोसाइटी की, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनके बेटरमेंट या इनके एम्पावरमेंट एक तरीके से कहा जा सकता है, उसके लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस को बनाया जा सकता है। स्पेशल प्रोविजंस को आराम से बनाया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इस चीज की और इस प्रोविजंस को बनाने में, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये बात जो है आसान शब्दों में मैं बता रहा हूं। इतना डिफिकल्ट बेयर प्रोविजन जो है जब तक आप अपने बोलचाल वाले लैंग्वेज में नहीं सीखेंगे तब तक जो है आपको लॉ समझ में नहीं आएगा। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इनडायरेक्टली जो है ये बात कह दिया। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये कनेक्ट कर लिया हमने कि पॉक्सो को लाने के पीछे रीजन क्या है, और उसकी परमिशन, उस एक्ट को बनाने की परमिशन जो कि स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। तो इस सेक्शन को लिया गया और एक नया एक्ट बना दिया गया इनके लिए, इनके बेटरमेंट के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस चिल्ड्रन के अगेंस्ट होंगे, टेंडर एज के अगेंस्ट होंगे, वो पॉक्सो से डील करेंगे उसको, ठीक है। अब दूसरा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट इसमें देखें तो वो है आपका आर्टिकल 39, डीपीएसपी का प्रोविजन है ये, ठीक है। आर्टिकल 39 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या डायरेक्शन क्या मिला स्टेट को देखा जाए। आर्टिकल 39, जब डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा कि डीपीएसपी होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब जो है इसमें आर्टिकल 39 को देखा जाए कि आर्टिकल 39 का थ्रेड कैसे जुड़ा हुआ है इस एक्ट को बनाने के पीछे के ऑब्जेक्ट के, ठीक है। आर्टिकल 39 जो है वो कह दिया कि स्टेट को एक डायरेक्शन दे दिया कि आपको टेंडर एज यानी कि बच्चों के टेंडर एज, ठीक है, उसको और प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम नॉट अब्यूज्ड। इस चीज से आपको ये एश्योरेंस करना है, यानी कि डायरेक्शन दिया स्टेट को इस आर्टिकल ने कि जो टेंडर एज के बच्चे हैं ना, इनका किसी भी तरीके से अब्यूज ना हो, इनके टेंडर एज का अब्यूज ना हो, यानी कि इनके टेंडर एज का कोई मिसयूज ना कर पाए, इनको बहला फुसला के गलत हरकत ना कर पाए किसी तरीके का, या फिर किसी भी अदर इलीगल एक्ट में इनको शामिल ना किया जाए। और एक और चीज इसमें कह दिया गया कि कई तरीके का प्रोटेक्शन सबसे पहले दे दिया गया, नॉट अब्यूज्ड, एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए इनका, ठीक है, कोई लीगल एक्ट ना करने पाए इनके साथ। और इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ऐसा डायरेक्शन दिया गया, तो डायरेक्शन इसलिए दिया गया ताकि उनका ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो पाए, हेल्दी मैनर में हो पाए। और साथ ही साथ स्टेट को यह भी गाइडेंस दे दिया कि इनके हेल्दी ग्रोथ यानी कि हेल्दी मैनर में इनका ग्रोथ हो, इस चीज के लिए इनको जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट हो स्टेट उसको प्रोवाइड कराए। तो इतनी सी बात जो है आर्टिकल 39 में बता दिया गया। सबसे पहला कि इनके टेंडर एज का कोई अब्यूज ना कर पाए, एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए, कोई अदर इलीगल एक्ट ना हो पाए, और इनके हेल्दी मैनर में ग्रोथ करने के लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी स्टेट उसको फुलफिल करेगी। तो ये चीज हो गया आपका यहाँ पे आर्टिकल 39। तो ये दो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं ये कहीं ना कहीं स्पेशल बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन से रिलेट कर रहे हैं।
ठीक है। वैसे तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को रखा गया, वल्नरेबल सेक्शन की तरह ट्रीट किया गया, जिसके पीछे मैंने ऑब्जेक्टिव बताया कि क्यों किया जा रहा है, और अब जो है इसका ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिल रहा है। वुमेन और चिल्ड्रन आज के सोसाइटी में देखा जाए तो पास्ट अगर हम अपना देखें उससे तो काफी बेटर है आज के टाइम पे। तो ये चीज जो है हमें देखने को मिले यहाँ पे। अब जो है ऑब्जेक्ट में और क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, तो ऑब्जेक्ट में सबसे पहला टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरीके का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बच्चों का ना हो पाए, ये ऑब्जेक्ट है इस एक्ट के आने के पीछे। उसके बाद जब दूसरा देखेंगे, टू प्रिवेंट ऑल टाइप ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटी, तो प्रिवेंशन की बात करेगा यहां पे, टू प्रिवेंट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन एवरी टाइप ऑफ। सारी चीजों को इसमें इंक्लूड कर लिया। और तीसरा अगर देखें, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, और अगला अगर देखें तो इस एक्ट में स्पीडी ट्रायल की भी बात की गई, टू प्रोवाइड स्पीडी ट्रायल, यानी कि कोई भी ऑफेंस जो है अगर बच्चों के साथ हो रहा है कोई भी इलीगल एक्ट, तो उसकी सुनवाई तेजी से हो, इसके लिए भी प्रोविजंस इस एक्ट में रखे गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेशल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, यानी कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। अभी हम आगे जब प्रोविजंस पे आएंगे तो उन स्पेशल कोर्ट की बात करेंगे, टॉपिक है अलग से। बस अभी बता दे रहा हूं कि स्पीडी ट्रायल किस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे स्पीडी ट्रायल जो इसका ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का, उस स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं इन मामलों को सुनने के लिए, ताकि जो भी बच्चों के अगेंस्ट अगर कोई भी गलत काम या फिर कोई भी उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है या किसी तरीके का ऑफेंस जो इस एक्ट में सारे ऑफेंसेस को रखा गया है, उनको स्पीडी ट्रायल उनका करने के लिए भी ये एक्ट को बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आई अभी यहाँ पे। अब जो है इस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है पहले ये देख लेते हैं। अब उनमें से आप लोग में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि एक्ट नंबर क्या होता है। तो एक्ट नंबर, जैसे हर एक्ट के नीचे आप देखते होंगे एक्ट नंबर लिखा हुआ है, जैसे पॉक्सो के नीचे लिखा हुआ था एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012। ठीक है, तो ये एक्ट नंबर क्या है? ये एक्ट नंबर इस साल जितने भी लॉज पास हुए होंगे, उनको जितने भी लॉज बने होंगे उनका सीरियल नंबर है 32 नंबर पे, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे कर करके 32 जो सीरियल नंबर आया होगा उस पे ये पॉक्सो एक्ट 32nd नंबर पे जो है रखा गया, यानी कि उसी नंबर पे ये पॉक्सो एक्ट पास हुआ है। सीरियल नंबर है, आसान भाषा में अगर देखें, जैसे हम पॉइंटर्स लिखते हैं तो वो सीरियल वाइज होता है, वैसे ही पॉक्सो जो है 32 नंबर पे जो है पास हुआ है। तो ये हमें समझ में आ गया एक्ट नंबर क्या होता है। अब अगर देखें पॉक्सो का डेट ऑफ इनैक्टमेंट और डेट ऑफ एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारे प्री के क्वेश्चन हैं। तो डेट ऑफ असेंट जो है वो आपका हो गया 19 जून 2012, 19 जून 2012। और डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है? तो डेट ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट क्या है? डेट ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट आपका है 20 जून 2012, ऑफिशियल 20 जून को है 2012। तो ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस जो कि आप खुद ही बेयर एक्ट से देख सकते हैं, उसके ऊपर मेंशन किया गया रहता है। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। वैसे जनरली देखा जाए तो डेट्स वगैरह से रिलेटेड कम ही पूछता है, ठीक है, क्योंकि और इतने सारे डेट्स याद करने के लिए
आप चाहे तो जैसे देख सकते हैं, अगर आप कैमरे में आपको दिख रहा हो, नीचे मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है। ये चार्ट क्यों लगाया हुआ है? ये चार्ट में एक्ट है, असेंट है, डेट ऑफ एनफोर्समेंट है, ठीक है, पार्ट्स हैं, चैप्टर है, सेक्शन है, शेड्यूल है। यानी कि एक चार्ट बना के जिसका आप चिपका सकते हैं अपने रूम में, जहां भी आप रहते हैं, पढ़ते हैं अपने एरिया में, वहां पे चिपका सकते हैं। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। घूमते टहलते कभी चार्ट देख लिया कि किस एक्ट का कौन सा डेट ऑफ एनफोर्समेंट है, सेंट का डेट कब है, ऐसे आपको धीरे धीरे जो है याद हो जाएगा। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी अगर कभी अगर एग्जामिनर है भाई पूछ लिया तो फिर क्या कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे इतनी बातें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अगर इस एक्ट के नेचर की बात करें, ठीक है, आज इस एक्ट का ओवरव्यू ले रहे हैं हम, एक इंट्रोडक्शन क्लास है ये पॉक्सो की, ठीक है। तो पॉक्सो का नेचर क्या है, यानी कि पॉक्सो एक्ट का नेचर क्या है? तो सबसे पहला कि ये प्रोटेक्टिव नेचर का है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। प्रोटेक्शन ये दे किसको रहा है? चिल्ड्रंस को। इन्हीं के लिए तो बना हुआ है ये एक्ट। तो ये प्रोटेक्टिव नेचर का कह दिया गया। और अब जो है इसका नेचर जानने के लिए, एक तो हमें ऐसे देख लिया प्रोटेक्टिव इन नेचर है। अब जो है सेक्शन 42A आप लोग अपने बेयर एक्ट में जरा देखिए, सेक्शन 42A क्या कह रहा है, चेक करिए सब लोग सेक्शन 42A क्या कह रहा है। तो सेक्शन 42A आपका कह रहा है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। सिंपल सी बात, अब बेयर एक्ट छोड़िए, यहां पे देखिए क्या कह रहा है वो। सेक्शन 42A जो है बात करता है कि ये जो एक्ट है पॉक्सो, ये इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी द प्रोविजन फॉर दिस एक्ट शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द प्रोविजन ऑफ एनी सच लॉ। सपोज दैट, फॉर एन एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा सही है। सपोज दैट एक पर्सन ए है, उसने एक रेप कमिट कर दिया बी को, ठीक है, बी एक पर्सन है, ठीक है, चाइल्ड है, टेंडर एज का, बिलो 18 ईयर्स। ए ने जो है बी का रेप कमिट कर दिया, और बी कौन है? चाइल्ड है, टेंडर एज का, बिलो 18 ईयर्स। तो अब जो है ए के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी ये समझिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे ए के आईपीसी पे जाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है, रेप कमिट किया है, क्योंकि रेप कमिट किया है सेक्शन 375 आईपीसी जब आप देखेंगे तो वहां पे रेप जो है प्रोवाइडेड है। तो मान लीजिए आईपीसी की धारा सेक्शन 375 लगी, और इसके टेंडर एज की वजह से, यानी कि ये चाइल्ड है, तो ये चाइल्ड भी, इसी के लिए तो ये एक्ट बनाया गया है पॉक्सो, बिलो 18 ईयर्स, टेंडर एज, चाइल्ड है, और इसका रेप कमिट हुआ है। तो अब यहां पे पॉक्सो के भी प्रोविजंस अप्लाई होंगे। अक्यूज को पॉक्सो के अंदर भी लाइबिलिटी देनी है, आईपीसी, दोनों को कनेक्ट करके जो है इसके ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी। यानी कि जो भी एलिगेशन होगा, यानी कि पुलिस जो है जब चार्जशीट लगाएगी, ठीक है, चार्जेस जब वो लगा के ले जाएगी, तो वो आईपीसी के सेक्शन 375 को भी लगाएगी और पॉक्सो के भी प्रोविजंस लगाएगी। उसके बाद फिर वो मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन होता है कि वो किन किन, चार्ज फ्रेमिंग वही करता है क्योंकि मैजिस्ट्रेट ही, अब जो है उसका डिस्क्रिशन है कि वो कहाँ कहाँ जो है इसको लाइबल ठहराता है, ठीक है, जब चार्ज फ्रेम करेगा वो। तो इतना आई थिंक समझ में आए। तो यही सेक्शन 42A कह रहा है कि पॉक्सो इन एडिशन टू एनी अदर लॉ होगा, और अगर इसमें पॉक्सो में और किसी अदर लॉ में, किसी तरीके का जनरल लॉ में कोई भी अगर उसमें टकराव होगा, ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा पॉक्सो के प्रोविजन में या किसी जनरल लॉ के प्रोविजन में, तो ये पॉक्सो वाला एक्ट जो है अपने स्पेशल होने की वजह से
प्रिवेल कर जाएगा। और ये जनरल रूल भी आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा कि अगर किसी जनरल लॉ जो कि जनरली बात कर रहा हो वर्सेस स्पेशल लॉ हुआ, उसके प्रोविजंस में टकराव हुआ, तो कौन जीतेगा? स्पेशल वाला जीत जाएगा। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, जनरल और स्पेशल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो स्पेशल लॉ प्रिवेल कर जाएगा। अब इसी तरीके से सेक्शन 2 जब देखेंगे पॉक्सो का, तो उसमें कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं, सब लोग अपने बेयर एक्ट में देख सकते हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशंस की बात करेगा, उसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं फ्रॉम क्लॉज ए टू एम, ठीक है, लगभग 14 डेफिनेशन दिए हुए हैं। और इन डेफिनेशंस को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी टर्म्स हैं, मैक्सिमम टर्म्स को डिफाइन नहीं किया गया है, और इसमें डिफाइन डेफिनेशन नहीं लिखी गई है, सीधा ये लिख दिया गया है कि अगर आपको ये डेफिनेशन जाननी है तो आगे जाके सेक्शन, जैसे पहला एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, उसमें लिख दिया गया हैज द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन सेक्शन 5, यानी कि यहाँ पे खाली डिक्लेरेशन कर दे रहा है कि आप आगे जाके सेक्शन 5 देख लीजिए। वैसे ही बी को देखेंगे तो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, और यहाँ पे इसको दिया सेक्शन 9 में देख लीजिए। यहाँ पे चाइल्ड को क्लॉज डी में जो है डिफाइन किया गया है, और क्लॉज डी में चाइल्ड का मतलब बताया गया है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, और ये प्री में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लास्ट ईयर यूपी जुडिशरी के एग्जाम में शायद मेरे हिसाब से प्री में पूछा गया था, ठीक है। उसके चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। इसको डिफाइन किया गया है कि किसी भी तरीके का विजुअल एक तरीके से डेपिक्शन जो है, यानी कि सेक्सुअल कंडक्ट दिखा रहा हो विजुअली, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, ठीक है, और या किसी इमेज को क्रिएट किया गया हो मॉडिफाइड, तो ऐसे विजुअल क्रिएशंस को चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है ऐसे। उसके बाद डोमेस्टिक रिलेशनशिप को जब देखेंगे तो हम आगे एक एक्ट पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो 9 माइनर एक्ट्स में भी है। उसके सेक्शन उसमें जो है क्लॉज एफ में, सेक्शन 2 क्लॉज एफ में डोमेस्टिक रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है। वैसे ही आप आगे देखें तो बहुत सारे डेफिनेशंस इसमें, जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट्स के लिए सेक्शन 3, सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 7, सेक्सुअल हरासमेंट, शेयर्ड हाउस होल्ड, उसके बाद स्पेशल कोर्ट सेक्शन 28, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ऐसे ही जो है यहाँ पे सारे जो है क्लॉजेस को रखा गया है। उसके बाद अगर क्लॉज 2 की बात करें तो क्लॉज 2 इसका कहता है कि द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियरिन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन आईपीसी, सीआरपीसी, जेजे एक्ट और आईटी एक्ट शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम इन द सेट कोड। आसान शब्दों में समझे इसको, इस पूरे लाइन को, कि ये कह दिया गया यहाँ पे कि जो भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है, यानी कि डिफाइंड नहीं है पॉक्सो एक्ट में, और वो कहाँ डिफाइंड है, अगर इन केस वो डिफाइंड है कहाँ पे, जैसे आपका आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, जेजे एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, इन सब में वो डेफिनेशन दिया हुआ है, तो रेफरेंस ले लेंगे, यानी कि वो डेफिनेशन, वो वाला डेफिनेशन ट्रीट किया जाएगा जो जहां पे मेंशन किया गया इन एक्ट्स में, ठीक है। और जो भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन यहाँ डिफाइन नहीं है उनका वहां से जो है डेफिनेशन बोरो कर सकते हैं हम, या देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो इतना आज के लिए ठीक है। पॉक्सो का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। उसमें डिफरेंट ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है और उनके पनिशमेंट्स को दिया गया है। तो इसको एक चार्ट के थ्रू हम समझेंगे, बहुत इजी है, और मोस्टली इसमें जो है कुछ जो ऑफेंसेस हैं, जैसे कि उनको आईपीसी के किसी डेफिनेशन से बोरो कर लिया गया है, उसमें कुछ चेंजेस भी हैं। वैसे याद करने के लिए आपको आसान रहेगा, जैसे रेप का डेफिनेशन है उसको भी कुछ कट कॉपी किया गया है यहाँ पे, तो याद करने के लिए, और उसमें कुछ चेंजेस भी हैं क्योंकि ये एक्ट स्पेसिफिकली जो है चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहा है, तो उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई किया गया है, उसी डेफिनेशंस को मॉडिफाई करके फिर यहाँ पे रखा गया है। सो आई होप सो आपको पॉक्सो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।
है।